दिस एंटायर कल्चर अबाउट कि आप परमिशन लीजिए, आप बहुत पता है कितने महीने पहले आप परमिशन मांगिए, फिर वो रिजेक्ट करे, फिर आप कोर्ट जाइए, क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे, फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट, दैट हैज टू चेंज। यह है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता। इनका कहना है कि अब वो दौर चला गया कि पहले थाने जाओ, पुलिस के पास जाओ, फिर उनसे परमिशन लो, उसके बाद जाकर धरना करो। अब सीधे जाओ, बिना परमिशन के धरना देने लग जाओ। फिलहाल इस कॉकरोच की जो विचारधारा उससे मैं आप लोगों के लिए अवगत करवा देता हूँ। सबसे बहादुर उमर खालिद से मुलाकात की जो झूठे और बेबुनियाद आरोपों में 5 साल जेल में बिताने के बाद भारत की न्यायपालिका पर एक कलंक लग गया। मतलब इनके हिसाब से अगर न्याय नहीं हुआ है तो न्यायपालिका कलंकित हो गई है, और ये उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो कि देश को तोड़ने की बात करता है। तो आप समझ जाइए कि ये लोग किस विचारधारा से हैं और किस कॉकरोच जनता पार्टी को कौन चला रहा है। क्या आपको दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है? क्योंकि उस इलाके में प्रदर्शन होता है तो दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी होती है। कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, बहुत तरह की चीजें लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को देनी पड़ती है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस है, ये समझना चाहेंगे। सर, मैं 6 तारीख की सुबह दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली से मैं सीधा पहले पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आई एम अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो मैं जो भी करूंगा संविधान के अधिकारों अनुसार ही करूंगा, और उसके चलते ही मैं दिल्ली पुलिस से पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस स्टेशन पर जाकर मैं खुद इंटीमेशन दूंगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं 6 जून को, और 6 जून को ही आप अमेरिका से आ रहे हैं और उसी दिन आप चले जाएं दिल्ली पुलिस के पास कि हम प्रदर्शन करेंगे, और दिल्ली पुलिस तुरंत आपने एक पन्ने में एप्लीकेशन दिया, दूसरे पन्ने में मुहर मारकर दिल्ली पुलिस दे दे, जाओ अभिजीत प्रदर्शन करो जंतर मंतर पर। ऐसा तो होता नहीं है। तो आप कह रहे हो सेम डे, तो इसका मतलब क्या आपने पहले से तैयारी नहीं की है, या ये आपने मान लिया कि हम वहां जाएंगे, हमें परमिशन मिल जाएगी और तुरंत जितने भी लोग, वो भी आगे सवाल पूछूंगा, आ जाएंगे? या फिर आपने मान लिया कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं जाऊंगा, दिल्ली पुलिस कहेगी सेम डे में हम परमिशन नहीं देंगे, ठीक है भाई, हमने कोशिश की, उन्होंने परमिशन नहीं दी, हमारा ये 7-8 दिन का जो हमने गुब्बारा फुलाया वो खत्म हो गया? नहीं सर, मुझे लगता है परमिशन मिल जाएगी और हम वहीं पर रहेंगे जब तक परमिशन नहीं मिलती है। तो भाई अब 6 तारीख को कंटेंट ही कंटेंट होगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया हैं वो भाई बीजेपी को उखाड़ के फेंकने आ रहे हैं। तो देखते हैं कि 6 तारीख को क्या होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के युवा बेवकूफ बनाने वाली कोचिंग फैक्ट्री का मानव संसाधन बनते जा रहे हैं। सरकारी नौकरी है नहीं और इन नौकरियों में सफलता के नाम पर वे अपनी जवानी और घर की पूंजी यहां लुटा रहे हैं। यह वो पढ़ाई है जिसकी एक्सपायरी डेट पहले से तय होती है। सरकारी नौकरी की उम्र समाप्त होने तक ही आप कोचिंग कर सकते हैं। भारत के युवाओं को केवल कोचिंग वाले बेवकूफ नहीं बना रहे, उन्हें हर स्तर पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। जहां जहां उनके सपने उड़कर जा सकते थे, वहां वहां अवैध कब्जा हो गया है। उसके सपनों का आखिरी ठिकाना अब बस कोचिंग है। इसका कारण है कि क्लास में पढ़ाई कुछ होती है और प्रतियोगी परीक्षाओं का कोर्स कुछ और होता है। कॉलेज भी करो और कोचिंग भी करो। इसे ठीक करने के बजाय इसी से सबने समझौता कर लिया है। इसलिए इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि कोचिंग से कभी मुक्ति मिल। लो भाई, और रवीश कुमार भी कोचिंग माफियाओं के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। अब देखने की बात ये होगी कि ये जो कोचिंग वाले टीचर हैं जो कि यूट्यूब पर काफी ज्ञान देते हैं, क्या अब ये लोग रवीश कुमार के खिलाफ एक भी वीडियो बना पाएंगे, कि एक शब्द भी बोल पाएंगे, या फिर मौन धारण करके शांति से निकलते बनेंगे। बाकी का चलिए खान सर का जो सेगलिन का चोला है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मुसलमान अपने माँ का भी पैर नहीं छूता है, नहीं समझे? आजकल देखते होंगे संसद में बवाल चल रहा है, वंदे मातरम चल रहा है ना, वही इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट अटका हुआ है। मुसलमानों का कहना है कि हम अपनी माता पिता का पैर नहीं छूते हैं, क्योंकि माता पिता का पैर छूना मतलब हम आपको वंदना कर रहे हैं, एक तरह का चरण वंदना ही होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चरण वंदन। मुसलमानों का कहना है कि भैया हम तो अपने माता पिता का पैर नहीं छूते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं। तो उनका कहना है कि हमारा धर्म कहता है कि एक ही भगवान को पूजो, धरती का सम्मान करो, धरती को पूजो नहीं। किसी माता पिता का सम्मान करो, माता पिता को पूजो नहीं। वहां पे एक ईश्वरवाद है, और हिंदू धर्म में बहु ईश्वरवाद है। अपनी अपनी मान्यता है। हम धार्मिक चीजों में नहीं जा रहे, जो मैटर है आपको उस हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन धार्मिक चीजों और राजनीतिक चीजों में क्या होता है ना, कि आप क्या बोल रहे हैं सामने वाला इससे नहीं सुनता है। वो एक मन बनाया है कि आप यही बात बोलिए, और आप अगर वो बात नहीं बोलेंगे, भले कुछ बोलिएगा, वो आपको कहेगा तो आदमी ठीक नहीं है। नहीं समझा गया? कि राजनीति में देखो, एक मजहबी चाहे कितना भी सक्सेस हो जाए, किसी भी पद पर पहुंच जाए, लेकिन उनके अंदर बचपन का एक मदरसे वाला मजहबी कीड़ा भरा हुआ रहता है। आप एक ईश्वरवाद को माने चाहे बहु ईश्वरवाद को माने, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपनी अम्मी जान के पैर छुएं या ना छुएं, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि आप हमारे देश का राष्ट्रगीत नहीं गा सकते हो और उसका विरोध करते हो, तो हमें इससे समस्या होती है, क्योंकि तुम्हारे मजहब से पहले ये देश है, तुम्हारी आसमानी किताब से पहले संविधान है। तो तुम्हारा मजहब क्या कहता है, तुम्हारी किताब क्या कहती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देश क्या कहता है, संविधान क्या कहता है,
वो ज्यादा मायने रखता है। तुम्हारा जो लॉजिक है कि हम वंदे मातरम इसलिए नहीं गा सकते हैं क्योंकि हम किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो मजहब है वो इसकी इजाजत नहीं देता है और तुम संविधान से पहले, देश से पहले अपना मजहब अपनी आसमानी किताब को रखते हो। फिर तुम्हारी आसमानी किताब के अकॉर्डिंग ही शरिया कानून है, फिर शरिया कानून के अकॉर्डिंग ही मुसलमानों को सजा की मांग क्यों नहीं करते हो? अगर कोई मुसलमान चोरी करता है तो शरिया कानून के अकॉर्डिंग उसके हाथ कटवा देने चाहिए, तब इन्हें अपना मजहब, अपनी आसमानी किताब, अपना शरिया कानून याद नहीं आता है, तब इन्हें देश का संविधान याद आता है। कुल मिलाकर ये भी उसी मानसिकता से ग्रसित है जिससे बाकी के और मजहबी जिहादी होते हैं। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इसने फिर से सस्ते नशे कर लिए। 2014 के बाद हर 1 साल बाद ये मोदी जी की सरकार गिरवाने आ जाता है, लेकिन आज तक ये सरकार गिरवा नहीं पाया और इस समय देश में दंगे करवाने के जैन जी के माध्यम से ये सपने देख रहा है। तो भाई जैन जी हमारे देश का तेरी तरह पप्पू या बेवकूफ़ नहीं है, उसमें भी लॉजिक है, सेंस है। वो भी देख रहा है कि आज देश कैसे ग्रोथ कर रहा है। हाँ, कुछ कमियां हर सरकार में होती हैं, उनका हम विरोध भी करते हैं और उसमें सुधार की मांग भी करते हैं और सुधार होता भी है। ठीक है, सुनिए मेरी बात, 1 मिनट मेरे भाईजान, मेरी बात सुनिए। हमारा मेल मिलाप बढ़िया है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जवाब करना चाहूंगा। खोड़ा में जो हमारा भाई एक सूर्य मारा गया, आप उसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एकदम मुकर के चले गए 2 मिनट में। देखिए, मैंने सिर्फ इनसे ये पूछा कि हमारा भाई मारा गया है, उसके प्रति जो है क्या कहना चाहेंगे आप? ये भाई है हमारे, इनका नाम मुझे पता नहीं है, ठीक है, टोपी है इनके सर पे। देखिए, ये अपने आप को कहते हैं। भैया जवाब देंगे आप? कुछ क्या कहना चाहेंगे? है बड़े भाई? भैया कोई जवाब नहीं है। ये है हिंदू मुस्लिम भाईचारा। ये गलत को गलत भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो अपराधी था वो इनके मजहब का था और हम इनसे भाईचारे की आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामिले को। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। ये जो आपके मोहल्ले में जो घटना हुई, ये ठीक हुआ है? हमें पता भैया, हमें पता ही ना, हमें नहीं पता, हम तो मेहमान हैं, मेहमान। अब सबने इस घटना पर मौन धारण कर लिया, सब गूंगे बहरे हो गए। अब किसी को भी नहीं पता कि सूर्या के साथ क्या हुआ था। अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, अल्लाह पाक कसम की मुझे कुछ नहीं पता है के बारे में। अच्छा लगता है बैगन बैगन बैगन। फंस गए अब आप। मुझे क्या फंसाओगे? आप कसम नहीं खा रहे, मुझे क्या फंसाओगे? बोलने में क्या आपत्ति होती है? टिकट दिखाऊंगा जब मानोगे। बोलने में क्यों शर्म आती है? टिकट दिखाऊंगा आने का, तो तब समझोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक शर्मा ना, तो मैं अपना टिकट दिखाऊंगा तब पता चलेगा। मुझे टिकट नहीं देखना, मुझे ये जान, मुझे दिक्कत इस बात से होती है। खान साहब देखो, मैं आप दुश्मन नहीं हो, दुश्मन नहीं हो। उल्टा सवाल करते हो। नहीं, मैंने क्या उल्टा सवाल किया? मेरी बात समझने की कोशिश करो कि जब आप लोग जब ये बोलते हो ना कि हमें कुछ पता नहीं है, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं क्या कह सकता हूँ? आपको ये बोलना चाहिए कि असद ने गलत किया, एक्शन होना चाहिए, मर्डर। मेरे अकॉर्डिंग मत चलिए। जो अपराधी है, भले वो असद है या उसके, या फिर वो कन्हैया होता, राम, कोई भी होता, हिंदू होता, क्रिश्चियन होता, मेरे लिए वो गलत है। जो अपराध हुआ तो बस बात खत्म हो गई। मुझसे क्या करना है? आपका काम ही है। बुलडोजर का तो बता दो, नोटिस जो लगा है क्या का? आपको पता होगा, मुझे क्या पता। मैं तो देख कर। जैसे ही अल्लाह ताला की कसम दी, ये तिलमिला उठा। आज पूरे देश को पता है कि एक मजहबी लड़के असद ने अपने ही एक हिंदू दोस्त को, सूर्या को, अपने घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी, लेकिन इनके मोहल्ले में रहने वाले मुसलमानों को नहीं पता है कि सूर्या के साथ क्या हुआ। डूब के बैठे और क्या करें हम? बोले तो आफत, ना बोले तो आफत। आज तो मजबूरन बोलना पड़ा कि आज तो हमारे
मस्जिद और मदरसे पे आ गए। बच्चे अंदर बंद है, हम कह रहे हैं यहाँ के तो साहब ने हमने कहा नहीं इतना तो है वहाँ अंदर, लेकिन वो लाइट काट गए तो वहाँ से बाजार से लाना पड़ता है। वो तो मदरसे पे डिपेंड है, वो मदरसे पे ही डिपेंड है उनका। यार ये फालतू की बात मैं नहीं करूंगा। सूर्या को मारने के बाद सब अपने घरों में दुबक कर बैठे थे, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सब ये कह रहे भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई भी कैमरे के सामने आकर माइक पर आकर बात नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मस्जिद व मदरसों को तोड़ने के लिए नोटिस लगाया गया, सारे के सारे अपने घरों से बिल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। देखो अब भी समय है इनकी सच्चाई को जानो और इस भाईचारे की भांग को पीना बंद करो। ये तीनों तिलचट्टे आज के जमाने के कोई राजगुरु सुखदेव या भगत सिंह में से नहीं, ना ही ये महात्मा गांधी के 3 बंदर है। ये तीनों कॉकरोच जनता पार्टी के 3 नए चेहरे हैं। लेकिन सवाल आखिर ये है कि इनको कॉकरोच जनता पार्टी का चेहरा बनाया किसने? क्या पार्टी के अंदर कोई इंटरनल इलेक्शन प्रोसेस हुआ जिसके बाद इनको ऑफिशियली पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन बनाया गया? या फिर ये तीनों कोई एक बहुत बड़ी हस्ती हैं या फिर कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं? कहां गए वो दोनों अर्पित स्पीक्स यानी अर्पित शर्मा और मेघनाथ, जिनके बेसिस पे कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने साथ 22 मिलियन लोगों को जोड़ा था? इन लोगों की असली सच्चाई इस वीडियो में आगे मैं आपको बताता हूं। यह है सौरभ दास, जिनके लिए उरी सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में लड़ने वाले सोल्जर्स ब्रेवेस्ट नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग का एक प्रीमियम मेंबर जो इस देश के बंटवारे की बातें करता है। उमर खालिद वो ब्रेवेस्ट लगता है। ध्रुव राठी, जिसका आम आदमी पार्टी से कनेक्शन बहुत पहले एक्सपोज हो चुका है, उसी का रिसर्चर विजेता दहिया आज अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बन के घूम रहा है। फिर ये ध्रुव राठी का ये था कि रिसर्चर की जरूरत है, तो उस टाइम पे फिल्म मेरी रिलीज नहीं हो पा रही थी, तो आई थॉट कि चलो यार लिखना भी पसंद है ही, तो लिखते हैं। तो फिर लिखना स्टार्ट हुआ। ये है आम आदमी पार्टी राजस्थान का स्पोक्स पर्सन आशुतोष रंका, जो आज इसी सीजीपी पार्टी के पोस्टर के सामने बैठकर बयानबाजी कर रहा है। इस देश में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा यानी फंड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आता है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को कौन और कब किस पार्टी के लिए इशू करता है, इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है। अब मेरा सवाल कॉकरोच जनता पार्टी के इन 3 तिलचट्टों और एक यूएस में बैठे तिलचट्टे से यह है कि अगर आप एक पार्टी इस देश में शुरू करना चाहते हैं तो अपने फॉरेन फंड्स या फिर आपकी फंडिंग कहां से आ रही है, इस बात की इंफॉर्मेशन इस देश की जनता को जरूर दीजिएगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई जेनजी मूवमेंट नहीं है मेरे दोस्तों, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी सीजेपी का मुखौटा पहनकर आप सबको यानी इस देश के युवाओं को बेवकूफ बनाना चाहती है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।